Hello everyone, welcome to another video of this series of DSSB previous year questions. Now before we proceed further, I want to share you something uh, because it is very necessary, as I think that this channel Geography Made Easy was started some few months ago by me to share the knowledge of geography. But the scenario is like that the channel is not growing properly. See, I don't have any social media accounts like Facebook, Insta. So basically maybe that is a reason of not being viral of these videos and getting views and all. But another factor is if you don't share, if you don't share it properly to the people who will really be helpful by these videos, then it is very difficult for the channel to grow. And if the channel doesn't grow, if the subscribers doesn't increase, then it's a demotivation type of thing for me to make regular videos. So I think you have understood the thing, and please don't judge me, and I'm sorry that I had to say all these things. Now moving to the main important thing, that is solving the MCQs. Now generally ऐसे मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो इकोनॉमी से है और अदर्स से चीज़ों से है, तो हम सिर्फ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को कंसंट्रेट करेंगे. देखिए 64 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ए हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम क्या है? देखिए हिस्टोग्राम स्टैटिस्टिक्स का एक डायग्राम है जहाँ पे हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ दिया होता है डेटा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा दिया है रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल डेटा, और यहाँ पे हमारा ईआर दिया है. सो हम अगर इसको डिवाइड कर देंगे स्टार्टिंग से, अगर ये 2000 है तो ये 2005 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और 25 है. से फॉर एग्जांपल ये उत्तर प्रदेश का रेनफॉल है फॉर ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना. सो अगर ये हम लोग दिखाएंगे तो हमारा ऐसे हमारा हिस्टोग्राम बनता है, जो जितना रेन होगा, ठीक है ना, जितना मिलीमीटर, ऐसे हम लोगों को दिखाना पड़ता है. सो ऐसे ही हमारा पॉलीगॉन होता है, सो हिस्टोग्राम होता है. तो बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द हिस्टोग्राम. द नैरोअर द क्लास इंटरवल मतलब ये जो गैप है ना, एक जो हिस्टोग्राम है उससे और एक हिस्टोग्राम के अंदर, उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं. तो बोल रहा है कि क्लास इंटरवल द बेटर द सो द नैरोअर द क्लास इंटरवल द बेटर द डिपिक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. द रॉ डेटा कैन बी रिकवर्ड. द रॉ डेटा कैन बी पार्शियली रिकवर्ड एट लीस्ट द नियरेस्ट होल नंबर. द रॉ डेटा कैन नॉट बी रिकवर. देर इज सम, यहाँ पे कुछ रॉ डेटा को लेके बोला गया है कि रॉ डेटा को पार्शियली रिकवर कर सकता है, लेकिन होल नंबर तक. और यहाँ पे बोला द नैरोअर द क्लास इंटरवल द बेटर द डिपिक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. हमें तो लगता है यही करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये डेटा है, एक डेटा है, उसमें अगर मैं बोलूँ 1 से 100 तक कितने मतलब लोग को मतलब से फॉर एग्जांपल कितने लोगों को एक फैसिलिटी मिली है गवर्नमेंट से, उससे ज़्यादा मैं अगर बोलूँ 1 से 25 तक कितने को मिला है, तो ये जो क्लास इंटरवल है ये मोर बेटरली डिपिक्ट करेगा, ठीक है सर. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे बोल रहा है ये इरोर बार इज ए वर्टिकल लाइन थ्रू एन एलिमेंट ऑन ग्राफ. सो इंडिकेटिंग द यूनिट्स ऑफ वर्टिकल स्केल, इंडिकेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मीन, indicating the frequency of observations failing within a class interval, indicating the magnitude of the media. So ये indicating magnitude of the mean, ठीक है. हम लोग अगर देखेंगे ये कंप्यूटर में ज़्यादातर देखा जा सकता है. अगर यहाँ पे बार है, कुछ भी है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा वर्टिकल ऐसे लाइन दिए होंगे, ठीक है, ऐसे लाइन दिए होंगे. ये लाइन सिर्फ हमें ये समझाता है कि हम लोग कितने दूर है मीन से, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैन नेवर बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, इक्वल टू 2. देखिए डिस्पर्शन जो है सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डिस्पर्ड है उस तक वेरी करता है. तो डिस्पर्शन तो 0 नहीं हो सकता, और मतलब 0 हो सकता है, तो ये थोड़ा सा डिबेटेटिव है, क्योंकि डिस्पर्शन 0 भी हो सकता है. तो क्या डिस्पर्शन नेगेटिव हो सकता है, ये हमें देखना है.
तो हम लोगों को ये देखना है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द स्कोर्स ऑन एग्जामिनेशन क्लस्टर अराउंड द मीन द डिस्पर्शन सेड टू बी. सो अगर मीन जो है ना वो सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवणता का परिमाप है, तो वो सेंट्रल अगर एक वैल्यू होगा ना, अगर मतलब मैं बोलूँ यहाँ पे 0 to 100, सो लेट्स कंसिडर 50 एज मीन. अगर 50 मीन है ना, तो ऑल द वैल्यूज आर ना, जो इसके 0 से लेके 100 तक वैल्यू है, ये इसके ही सेंटर में है, इसको सेंटर मान के ही चल रहे हैं. ठीक है, इसको जितना भी वैल्यूज़ है इसको इनको सेंटर मान के चल रहे हैं. तो ये इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोल जाता है. तो यहाँ पे बोला ऑल द स्कोर्स आर क्लस्टर अराउंड द मीन द डिस्पर्शन इज स्मॉल लार्ज सिस्टमेटिक नॉर्मल. So it's a normal dispersion, we can say. Next is GM, that is geometric mean ID is only observable. So I am skipping this question, and this is a geographical question. Importantly, the endogenetic and exogenetic forces causing physical stresses and chemical action on Earth's material and bringing about changes in the configuration of the surface of the Earth is known as geomorphic processes. The first option. Next question, lines on the sea floor that connect rocks of the same age are called isogrades, isotopes, isochrone, isostacy. So isostacy is a different thing. Isotope is another different thing. There is isochrone and isogrades. So consider it as isochrone. Chrone is related to trine. Approximately how many lithospheric plates are there? About 3, 12, 24. So the right answer is about 6 important lithospheric plates are there. Small lithospheric plates are near about 20, but they are not as that important. But here mainly it's asking what are the main important lithospheric plates. It's about 7 or 6. So next one is, which of the following rock type would you least expect to find in layer 1? So in the layer 1 of the soil, which one, or parent material, whatever it is, parent material. So which of the following rock would be the least expect to find in the layer 1? It can be chart. Next, which of the following is important source of dust? Dust is of many type. Dust कुछ भी तरह की हो सकता है. वॉल्केनिक डस्ट हो सकता है, एटमोस्फियर में जो होता है वो डस्ट हो सकता है. यहाँ पे बोला है वॉल्केनिक डस्ट फ्रॉम इरप्शन, क्ले मिनरल्स, ऑर्गेनिक. सो ऑल ऑफ द अबव भी होगा यहाँ पे. Sand grains saltering in air can jump higher than sand grains saltering in water, because water is less dense than the air. Air is less viscous than water. Wind velocity is faster than water velocity. Grains are suspended in air longer than they are in water. This is the right answer. Which of the following statement pertaining to the earthquake is or are correct? The point of origin of an earthquake is called the epicenter. This is wrong. The point of origin of an earthquake is center, and the point directly above the origin of on the earth's surface is called the epicenter, and this is the center. This is the fundamental basic concept. And the next statement is saying that the line joining the places which were affected by earthquake at the same point at the time are called the homosysmal lines. So so this is the right, and we can say this is right, because the line joining the places which were affected by earthquake at the same point of time are called the homosysmal lines. Another concept, और एक concept है जिसको बोलते हैं isosysmal line. वो क्या होता है कि line joining places where the equal tremor was felt. मतलब एक ही तरह का जो earthquake का जो शेक है और earthquake का जो इंटेंसिटी है वो ऑब्जर्व किया गया था, तो उसको हम आइसोसिस्मल लाइन बोलते हैं. तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. एक है होमोसिस्मल लाइन, अनदर इज आइसोसिस्मल लाइन. होमोसिस्मल लाइन इज द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस which are affected by earthquake at the same point of time is called homosysmal line, and the line joining places with equal intensity of earthquake felt is called the isosysmal line. Keep it in mind. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से. ये पॉपुलेशन का थ्योरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? हाई बर्थ रेट,
and a death rate and birth rate, low growth rate. This is the first stage. Okay, the rapid decline in the death rate, continued to low birth rate, very slow growth rate, third stage. Rapid decline in death rate बोला है ना, rapid decline in death rate with continue to low birth rate. So and another one is it's a fourth stage, the rapid decline in birth rate, continue to decline in death rate, third stage, low death rate, birth rate, low growth rate. So this is the last and final stage. So select the correct answer using the code given below. So you can consider that which of the following is the stages of demographic transition. I consider 1, 2 and 3. This is all that present. Though it's not a complete question, because all the four options referring four different type of stages of demographic transition. The demographic transition theory has four different stages, and these four concepts, four statements are telling different individual stages. Then how can the examiner give the options like this, one only, 1, 2, 3? It should contain the every option. So this is a bit of doubt, but you should understand and know that the demographic transition theory was given by Warren Thompson, 1810. Basically, this is a population theory which denotes the stages of the population growth by means of birth rate and death rate. And here in the first stage of demographic transition we find that high death rate and high birth rate are common. डेथ भी ज़्यादा होता है, बर्थ भी ज़्यादा होता है. तो अगर मेरा डेथ 100 हो गया और बर्थ भी 100 हो गया तो हमारा ग्रोथ क्या हुआ? ज़ीरो ग्रोथ. सो दैट इज़ वाई लो ग्रोथ, वी कैन से कंसिडर दैट ज़ीरो ग्रोथ. सो एंड यहाँ पे लिखा है लो ग्रोथ रेट. सो इससे हम लोग को पता चलता है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो ये हम लोगों को ये फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है इसको स्किप करके ये देना पड़ेगा, क्योंकि 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़ीरो ग्रोथ रेट का है. तो यहाँ पे लो ग्रोथ रेट लिखा है तो 1 तो नहीं हो सकता. सो ये 3 एंड 4 होगा. रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, हाँ थर्ड स्टेज में हम लोग देखेंगे. फोर्थ स्टेज में हम देखेंगे रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो ग्रोथ रेट. ये हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूएसए, सर्बिया और नीदरलैंड्स यहाँ पे देख सकते हैं. लेकिन रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट, कंटिन्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट, थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मोस्ट प्रोबेबली इन इंडिया. Partially we cannot say that India is completely has got this stage. And then last is low death rate and birth rates. Sweden, Norway, ये जो है कंट्रीज, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लो डेथ रेट एंड बर्थ रेट है और लो ग्रोथ रेट है. तो ये 3 एंड 4 को ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बता रहा है. तो मोरलेस इट इज़ अ करेक्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डिविडेंड रिफर्स टू. देखिए पॉपुलेशन डिविडेंड क्या है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. पॉपुलेशन डिविडेंड मतलब ए पर्टिकुलर ईयर जहाँ से हमारा पॉपुलेशन का कुछ रैपिड चेंज हुआ है, ठीक है. हम एग्जांपल दे सकते हैं आपको. 1921 आपको पता है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. वाई इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलता है? क्योंकि ये एक ऐसा ईयर है जहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया था. फेमिन और जो एपिडेमिक्स था उसके कारण बहुत सारा डेथ हो गया था. तो उसमें उस ईयर में देखा गया था सेंसस में कि हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है. तो इसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड ईयर बोलते हैं. सो नेक्स्ट द क्वेश्चन आस्किंग दैट द पॉपुलेशन डिविडेंड रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यूथफुल एज, एक स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन, रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपीरियंस एज ग्रुप एंड माइग्रेशन फ्रॉम रिचर रीजन टू पुअर रीजन. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑप्शंस हैव बीन प्लेस्ड. Population dividend refers to number of population, youthful structure of the population, relatively high proportion of experienced age groups, migration from one region to poorer region. I could to consider the youthful structure of a population region, migration from richer region to poorer region, high proportion of experienced age group. So ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. यूथफुल स्ट्रक्चर एक पॉपुलेशन डिविडेंड है. इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स. हमें ये राइट आंसर है, क्योंकि इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स ही बोलते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स ही अदर जो रॉक है सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक का ओरिजिन होता है. और क्वेश्चन एंड रीजन इज एन इग्नियस रॉक फॉर्म्स ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. देखिए ये तो ट्रू है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से होता है, देख के इसको प्राइमरी रॉक बोल सकते हैं. तो बोथ आर करेक्ट, बट वन आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन. Which of the following statement correct the third stage of demographic transition model? Birth rate high, death rate falling,
total population increasing. This is the third stage ultimately. Birth rate low, death rate low. No, this is not the birth rate falling, death rate high. This is not. I'm giving you a reference book name as R.C. Chandana of the population geography. You should follow that book. There is a particular chapter for this demographic transition. You will be greatly understood. And if you are not having the book, you can find the demographic transition theory on Google also. You can Google it, because it's an important theory of population geography, and on the basic competitive exams give the question straight away. And especially if you are giving the PGT examinations and your subject centered examination, then it is liable and possible that these questions can come in exam. So you should prepare this. Birth rate falling and death rate falling, total population increasing. So this is not all the case. थर्ड स्टेज ऐसा होगा जहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, ठीक है, तो उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंक्रीज होगा. तो ये ऑप्शन नहीं आंसर है. What is NPP stands for? National Population Policy, National Population Project, National Population Program. So you can consider National Population Policy. Number of live births per 1,000 person a year is known as the birth rate. Identify the fluvioglacial deposits here. Outwash plain, flood plain, plain, pan plain. Outwash plain is a fluvioglacial deposit. Okay. Fluvioglacial means where both the work of fluvial, that is river, and both the work of glacier is active. When both are active in the periglacial region, this is known as fluvioglacial deposit. What is periglacial region? If this is a glacial region surrounded by extensive work of glacier, this is the periglacial region which is having the work of glacier outside with fluvial, that is the channels which are formed in the subglacial regions are responsible for the deformation of the landscape and formation of new landscapes. तो ये जो होता है उसको फ्लूवियोग्लेशियल लैंडफॉर्म बोलते हैं. आउटवर्स प्लेन को ग्लेशियल रीजन से जो हमारा सैंड सिल्क क्ले जो मतलब इन द फॉर्म ऑफ आइस जो रिवर के थ्रू होके जो मतलब पेरिग्लेशियल रीजन में आके जो प्लेन और समतल भूमि तैयार करते हैं उसको आउटवर्स प्लेन बोलते हैं. आइसोलेशन रीचेज द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट वेव. हमें पता है कि सूरज का जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है, और यहाँ पे एक विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है जो बोलता है कि द मोर द temperature or radiation of a particular body, emitting body, the less the frequency, the more the frequency, and the less is the radiation of the body is the more the frequency. So if there is a body like sun, that will automatically having the more radiation. So if this is having the more radiation, then it is obvious that the wavelength will be minimum, but the intensity of the wavelength will be more. The wavelength gap is minimum, but the intensity of the wavelength is more. This is the general feature. So this is the short wave. Okay, Lorentz curve is another different curve. It is there in statistics. It's a curve for inequality. The range of visible wavelength, very important question. The range of visible wavelength on electromagnetic spectrum is from 0.4 to 0.7 micrometers. The atmosphere gets heated by which of the following? Direct sun rays, volcanic activity, burning organic material, radiation from the earth. So direct sun rays. Under the scope of town planning in India is covered under urban renewal, planning of urban amenities and facilities, building new towns, building of metropolitan cities. Urban scope of town planning in India is there in all these things, but urban renewal is important. Amenities and facilities is important. So option 1, 2, 3 are correct, because building metropolitan cities or not like that, it's not about building the metropolitan city, it is about the expansion of the city which ultimately leads to a city called metropolitan. So there is nothing as such concept of building a metropolitan city. That is why ये 1, 2, 3 option correct होंगे. Which among the following geographer define geography as public finance? So the right answer is R.J. Cholle. The highest salinity lake is Baltic, Vostok, Mediterranean, Red Sea. So the Red Sea is the correct answer here. Which of the following noted first the regularity between the size and the cities and their rank? So this is the
Basically there are two concepts here, primate city concept and another is rank size rule of GK-JIP. So here is the key term, rank is used, so this is a JIP concept. The sparsely populated, sparsely मतलब उतना dense नहीं है. The sparsely populated countries have shown slow growth rate of industries because of shorter and shortage of skilled labor. Small population does not provide a good market, or both. Agriculture is more developed than industries. So sparsely populated countries have slow growth of industries because of we can consider that so both are right here. The number of persons expressed in terms of unit area of agricultural land is known as. There is two important thing. One is physiological density, another is agricultural density. I will let you explain all. I will explain you both. So you can see here that the difference has been clearly mentioned, that the agricultural density is the population density measured as the number of farmers per unit area. Agriculture so related to the farmers. You remember like this. तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी मतलब एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स है उसके साथ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का जो रेशियो है उसको हम लोग एग्रीकल्चर डेंसिटी बोलते हैं. और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई एरिबल लैंड. जितना भी आबादी ज़मीन है उसके साथ टोटल जो पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे हमें पता रहना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है. तो क्वेश्चन बोल रहा था द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द यूनिट एरिया. तो ये डेफिनेटली एग्रीकल्चरल फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होगा, बिकॉज यहाँ पे फार्मर नहीं बोला है, नंबर ऑफ पर्सन्स बोला है, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. Which indicator from among the following could be the best indicator of social well-being? Population growth, literacy, life expectancy is the most important, because life expectancy is one of the important indicators of HDI. HDI आपको पता है, Human Development Index. Which of the following features is believed to have the formed in the bed of a subglacial stream? सबग्लेशियर स्ट्रीम के बेड में अगर कुछ डेवलप होता है उसको क्या बोलता है? एस्कर, मोरेन, ड्रमलिन और केम. सो हम एस्कर बोलते हैं.